विद्यार्थी, आज के इस क्लास में कंसेप्ट ऑफ इंट्रॉपी एंड इंथैल्पी में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग जिन चीज़ों पर ध्यान देंगे वह है इंट्रॉपी, जो कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो दूसरे लॉ है उससे यह संबंधित है, जबकि इंथैल्पी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पहले नियम से संबंधित है। पहली बात। दूसरी बात कि इंट्रॉपी को क्लाउडियस नाम के वैज्ञानिक ने सन 1950 में इंट्रॉपी का कंसेप्ट दिया, जो कि सिस्टम के एक फंक्शन के रूप में देखा गया। अच्छा, अब ये क्लाउडियस जो हैं एक फिजिक्स के साइंटिस्ट थे और मैटर के स्टेट पे ये बात कर रहे थे, और वहाँ से मैटर के मालिक्यूल पे बात गई, जिसके रेंडमनेस, आर्डर, डिसऑर्डर और उसका मैथमेटिकल डेराइवेशन आया सामने। तो उसके जवाब में उसके उस बृहत रूप में न जाकर हम लोग इसे बायोलॉजी के संदर्भ में विचार करेंगे, जहाँ पर कि यह थोड़ा सरल स्वरूप में बायोलॉजिकल सिस्टम में यह कैसे काम करेगा उस पर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। तो आगे चल के हम लोग थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, इंट्रॉपी की विशेषताएं बताएंगे, उसकी चर्चा किया जाएगा। थोड़ा केमिकल रिएक्शन के संबंध में, उसकी स्पॉन्टेनिटी में इसका क्या रोल है, इसको कैसे मेजर किया जाए, इस पर थोड़ा वार्तालाप होगा। और फिर इंथैल्पी की बात किया जाएगा, जो फर्स्ट लॉ के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले इंट्रॉपी की बात करने के मैं कुछ इंट्रॉपी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो देखिए, इंट्रॉपी जो है को डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम के रूप में स्थापित किया गया। इंट्रॉपी क्या है? डिसऑर्डरनेस इन द सिस्टम। अच्छा, डिसऑर्डरनेस क्या है? रेंडमनेस। अब सिस्टम का मतलब कोई दो फिजिकल या बायोलॉजिकल सिस्टम कहा जा सकता है, पर यहाँ पर उससे और अंदर चल के आपको समझने की ज़रूरत है कि उसके अंदर जो मालिक्यूल पाए जा रहे हैं, उन मालिक्यूल्स का वो ऑर्डर्ड फॉर्म में हैं या डिसऑर्डर्ड फॉर्म में हैं, रैंडम है कि नॉन रैंडम और डिसऑर्डर्ड हैं, ऑर्डर्ड हैं। रैंडम का मतलब हो जाएगा डिसऑर्डर्ड और नॉन रैंडम का मतलब ऑर्डर्ड। अच्छा, अब इन दो शब्दों को इंट्रॉपी से क्या लेना देना है? तो देखा गया कि इंट्रॉपी को जब मेजर करने की बात हुई तो यह पाया गया कि इंट्रॉपी इज प्रोपोर्शनल टू दी डिसऑर्डर या रेंडमनेस ऑफ द सिस्टम। दूसरे शब्दों में, जितना कोई सिस्टम डिसऑर्डर्ड है उतना ही उसका इंथैल्पी अधिक है, और जितना ही उसमें ऑर्डर है उतना ही इंट्रॉपी कम है। अब एक बात ये सामने पुनः मैं रख दूं कि किसी भी स्टेट में जो मालिक्यूल हैं उसके अंदर, वह ऑर्डर या डिसऑर्डर वे में होते हैं। तो जब वो ऑर्डर्ड फॉर्म में हैं तो इंट्रॉपी कम है, और जब वह डिसऑर्डर फॉर्म में हैं तो इंट्रॉपी ज़्यादा है। अच्छा, अब थोड़ा सा एनर्जी की बात की जाए कि बाहर से यदि एनर्जी सिस्टम को दे रहे हैं तो उससे उसका डिसऑर्डर बढ़ जाएगा। जब एनर्जी दे दिया जाएगा, उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस, द्रव, ये सब कोलाइड करने लगेंगे, इनका मूवमेंट होने लगेगा, उसका ऑर्डर उसमें डिसऑर्डर बढ़ जाएगा और उसका इंट्रॉपी भी बढ़ जाएगा। अच्छा, टेम्परेचर यदि डाउन कर दिया जाए, माने एनर्जी वो लिबरेट कर दे सिस्टम, या उससे एनर्जी लिया जाए,
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम सामान्यतः ओपन रहता है, बाहर से मटेरियल और एनर्जी लेता है और अपना एनर्जी और मटेरियल भी बाहर में देता है। एक एनिमल केस में एक डाइजेशन आप जान रहे हैं, एक्सक्रीशन जान रहे हैं, रेस्पायरेशन जान रहे हैं, तो ये प्रक्रियाएं हो गई। और प्लांट के संदर्भ में देखिए तो देखिए जड़ के द्वारा ज़मीन से कुछ मटेरियल ले रहा है, टेम्परेचर भी लेता है और फिर उन चीज़ों को रिलीज करता है। जब इवोपरेट करेगा स्टोमेटा से ट्रांसपीरेशन के दौरान तो उसमें उसके टेम्परेचर पे फ़र्क पड़ेगा। इवेपोरेशन का लेटेंट हीट बहुत ज़्यादा होता है वेपर का सरफेस से जब वो हटेगा तो इसका मतलब यह है कि जो लिविंग बीइंग का सिस्टम है वह ओपन सिस्टम है और अपने सराउंडिंग से मटेरियल और टेम्परेचर का आदान प्रदान करता है। तो इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर कम होगा, फार्मूला ये बताया कि टेम्परेचर कम होगा तो रेंडमनेस भी कम होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेंडमनेस बढ़ जाता है। अच्छा, और एक यहाँ यह भी समझने की बात है कि जब अब्सोल्यूट टेम्परेचर आ जाएगा तो जो एंट्रोपी होगा वो न्यूनतम हो जाएगा, डिसऑर्डरनेस जो है सिस्टम में वह न्यूनतम हो जाएगा। अच्छा, ये तो एक बात हुई। अब इसको और कुछ नज़रिए से देखा जाए तो जो सिस्टम में डिसऑर्डर क्या है, तो यह सिस्टम के मालिक्यूल से संबंधित होता है कि वह कम या अधिक डिसऑर्डर में हैं। यदि सिस्टम में ऊर्जा दिया जाता है तो उसका डिसऑर्डर बढ़ता है एवं इंट्रॉपी भी बढ़ेगा और 273 डिग्री के पर जो अब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाएगा, अब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिसऑर्डर कमतर होता है, माने न्यूनतम होगा, जीरो नहीं होगा, कमतर होगा। कंक्लूजन यह है कि किसी सिस्टम में डिसऑर्डर एवं इंट्रॉपी दोनों समानुपाती होता है। डिसऑर्डर बढ़ेगा तो उसका इंट्रॉपी भी बढ़ेगा। यह थर्मोडायनामिक्स के द्वितीय नियम से संबंधित है। इंट्रॉपी को केमिकल रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी को समझने और प्रेडिक्ट करने में इस्तेमाल किया गया। तो एक तो ये चीज़ है, और दूसरे सिंथेटिक एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक जो रिएक्शंस होते हैं उसे इंट्रॉपी के कंसिडरेशन पे कस के देखा गया। तो यदि डिसऑर्डर हाई है तो इंट्रॉपी भी हाई है और ऐसे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं। अब यहाँ पर जब डिसऑर्डर ज़्यादा है, एनर्जी हाई है, इंट्रॉपी हाई है और एनर्जी भी हाई है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मालिक्यूल उसके स्टेबलाइज होना चाहेंगे, इसलिए वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली करते हुए निकलेंगे और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एनर्जी लिबरेट होता है। तो जो एनर्जी हाई है तो एनर्जी लिबरेट कर दिया, और जब एनर्जी लिबरेट किया तो फिर वह थोड़ा स्टेबल हुआ, उसका रेंडमनेस जो है वह कम हुआ। तो इसको इस तरह से देखा जाएगा जब, तो इसे एक और पैमाना पर डाल दिया जाए तो स्वतः स्पष्ट होने लगेगा कि रिएक्शन इग्जोथर्मिक है, टेम्परेचर उससे निकल रहा है, माने एनर्जी उससे निकल रहा है। तो रिएक्शन यदि इग्जोथर्मिक है तो क्या हुआ, उससे एनर्जी बाहर निकला, और जब बाहर एनर्जी निकला तो वैसी स्थिति में उसमें जो डिसऑर्डर था या रेंडमनेस था या इंट्रॉपी था वह कम हुआ। ठीक है, तो इग्जोथर्मिक में कम होगा और वो स्पॉन्टेनियस होंगे। अपना यह जो स्टेट का परिवर्तन हो रहा है केमिकल के रिएक्शन के लेफ्ट साइड से राइट साइड में जब जा रहा है, माने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा है, तो प्रोडक्ट के साथ एनर्जी भी लिबरेट कर रहा है, और वह एनर्जी जो लिबरेट हो रहा है वह उसके रेंडमनेस को कम कर रहा है और उसका इंट्रॉपी भी इस प्रक्रिया में कम होता है।
तो उसका डिसऑर्डरनेस भी कम हुआ। अच्छा, ऐसे रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक होंगे वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। अच्छा, अब एक और कंडीशन मान लीजिए कि डिसऑर्डर लो है तो इंट्रॉपी भी लो है। अब ऐसी स्थिति में रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। जब डिसऑर्डर्ड मॉलिक्यूल रहेंगे, ज़्यादा डिसऑर्डर रहेंगे, तब वो स्टेबिलिटी पाने का प्रयास करेंगे उनके मॉलिक्यूल बाय रिलीजिंग सम एनर्जी। तो ऐसे केस में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। और दूसरे शब्दों में ऐसे रिएक्शन को होने के लिए उनमें आपको एनर्जी देना पड़ेगा बाहर से, और जब बाहर से एनर्जी देंगे तो रेंडमनेस बढ़ेगा, और रेंडमनेस बढ़ेगा तो इंट्रॉपी बढ़ेगा, और मॉलिक्यूल जो है आपस में एक्ट करेंगे और प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। और जब प्रोडक्ट बनता है तो वह ऑर्डर्ड होता है, उसमें ऑर्डर ज़्यादा होता है और डिसऑर्डर कम हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि उससे एनर्जी निकल रहा है। ठीक है, तो जब डिसऑर्डर लो है तो वहाँ पर आप एनर्जी दिए, और जब एनर्जी दिए तो डिसऑर्डर बढ़ा, इंट्रॉपी बढ़ा, रिएक्शन हो गया। तो जो नॉन स्पॉन्टेनियस में रिएक्शन होगा उसका यह तरीका होगा कि उसे एनर्जी बाहर से दीजिए, और जब बाहर से रिएक्टेंट को रिएक्ट करने के लिए एनर्जी देना पड़ रहा है तो यह किस प्रकार का रिएक्शन हो गया? तो यह इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, क्योंकि इसमें बाहर से एनर्जी दिया गया। तो यह दो प्रकार से एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक को रख के उसके डिसऑर्डरनेस को, उसके मॉलिक्यूल्स के एनर्जी का इनटेक, इनपुट या आउटपुट के आधार पे इसे एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के रूप में देखा गया। तो ये इंट्रॉपी इसे एक्सप्लेन करने में कुछ हद तक सफल रहा। वैसे आगे चल के हम लोग देखेंगे कि न इंट्रॉपी और न इंथैल्पी, इन दोनों के बजाय जो गिब्स फ्री एनर्जी था उसका रोल ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इनके कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी नज़र आए। तो चलिए, जो रूल के अगेंस्ट है एक्सेप्शन, उसे हम लोग छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। वैसे रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस होते हैं उनमें डिसऑर्डर अधिक होता है, इंट्रॉपी अधिक होता है, और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, और वे एक्सोथर्मिक होते हैं। अब इन चारों पॉइंट को एक जगह करके रख दिया कि ताकि इनके आपस के रिलेशन स्पष्ट हो जाए। और जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं उनमें डिसऑर्डर कम होता है एवं इंट्रॉपी कम होता है, तथा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और ये इंडोथर्मिक होते हैं, अर्थात जब बाहर से एनर्जी देते हैं तब कहीं जाके इनका रेंडमनेस बढ़ता है, इंट्रॉपी बढ़ता है, और तब ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इनके रिलेशन आपस में, और ये केमिकल रिएक्शन को, और याद रहे सारे केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब क्या हैं? बायोलॉजिकल रिएक्शन है। और यह लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ में इंट्रॉपी की चर्चा चल रही है। तो ये लॉ एप्लीकेबल है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब में। अच्छा, इसको एक और पैरामीटर पे कंसीडर किया जाता है जिसे एनाबोलिज्म एवं कैटाबोलिज्म के सहारे लेके चलते हैं। अब देखिए, एनाबोलिज्म में क्या होता है कि सिंथेसिस का कार्य होता है। मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट, एक एनाबोलिज्म और एक कैटाबोलिज्म। तो एनाबोलिज्म में सिंथेसिस होता है और कैटाबोलिज्म में विखंडन होता है। अब किसका? तो ये सामान्य तौर से बायोलॉजिकल सिस्टम में फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, इन्हीं सब चीज़ों का सिंथेसिस होता है। तो इन सभी के संदर्भ में
यह कहा जाता है कि इनके मालिक्यूल ऑर्डर में होते हैं। जैसे प्रोटीन बन गया या न्यूक्लिक एसिड बन गया या कार्बोहाइड्रेट बन गया, तो इसके जो कंपोनेंट हैं, रिएक्टेंट जिससे यह बना है, तो उन कंपोनेंट में डिसऑर्डर ज़्यादा था, और जब वह यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिए हैं सिंथेसिस के बाद, तो यहाँ पर उसका डिसऑर्डर कम हुआ, का मतलब इंट्रॉपी कम हुआ। और इसी के उल्टा, एनाबोलिज्म के उल्टा, जब कैटाबोलिज्म की बात करेंगे तो वहाँ पर यह कहते हैं कि डिसऑर्डर कम होता है इन मॉलिक्यूल्स में। ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल, जो कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और फैट प्रोटीन बोले, इन सब में डिसऑर्डर कम होता है, इंट्रॉपी कम होता है। और जब यह एनाबोलिज्म के रास्ते पे चल देते हैं, यह खंडित होते हैं, तब जो इनके मॉलिक्यूल जो इनके कंपोनेंट बनेंगे, तो वहाँ पर देखिएगा कि रेंडमनेस बढ़ जाएगा। इन सभी के संदर्भ में मॉलिक्यूल ऑर्डर में होते हैं एवं रैंडम नहीं होते हैं, अतः इंट्रॉपी कम होता है। कैटाबोलिज्म में टूटन होता है या विखंडन होता है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड में। इन सभी में टूटने के पश्चात CO2, H2O इत्यादि जो कंपोनेंट हैं, उनमें रेंडमनेस ज़्यादा होता है या मॉलिक्यूल के डिसऑर्डर अधिक होते हैं, उनका इंट्रॉपी भी अधिक हो जाएगा CO2, H2O इत्यादि में। तो ये कुछ विशेष बातें इंट्रॉपी का हमने इन दो संदर्भों को देख के अंतर्गत लाया बायोलॉजिकल सिस्टम में, इसके बुनियादी कैरेक्टर और खोज को बताने के बाद। यह लिविंग सिस्टम के दोनों, एक बायोकेमिकल रिएक्शन चल रहा है और दूसरा चल रहा है एक एंजाइम वाला बायोकेमिकल, और दूसरा चल रहा है एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म वाले रास्ते से बताने की कोशिश किया। अब इसमें एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि आप लिविंग सिस्टम में कहिएगा कहाँ एनर्जी देता है, तो जो ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, वहाँ उसके ब्रेक डाउन से निकले हुए एनर्जी से उस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए एनर्जी दिया जाता है, या फास्फेट उसमें कंबाइन करा के या ADP बना के उस एनर्जी से बॉन्ड में रिस्टोर करके रखा जाता है। तो इस प्रकार से यह एनर्जी देने की प्रक्रिया है। एक दूसरा एनर्जेटिक कपलिंग कहा जाता है। कई रिएक्शन जो हैं वैसे नहीं होते हैं, तो उनमें एक एनर्जी लिबरेटिंग माने एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा, और एक जो कि स्पॉन्टेनियस भी होगा, और एक नॉन स्पॉन्टेनियस इंडोथर्मिक वाला रहेगा। तो जो एनर्जी पहले रिएक्शन से निकला वो दूसरे में इस्तेमाल हो गया। तो इस प्रकार से भी होता है। एनर्जी रिच कंपाउंड की हाइड्रोलाइसिस होती है ATP की, और उसके बाद तब दूसरा जो रिएक्शन नहीं होता है वो इस एनर्जी के द्वारा होता है। तो ये हम लोगों ने देखा दो कंसीडरेशन मान लीजिए। एक तो रेंडमनेस चला ही, और एनर्जी सिस्टम में देने से कैसे रेंडमनेस बढ़ता है। अब दूसरी बात जो इसमें रह के साथ आती रही वो ये है कि इसको एनर्जी से भी लिंक करके देखा गया, और जब एनर्जी से लिंक करके देखा गया तो वहीं पर उस सिस्टम के एनर्जी का वेरिएशन कर रहे हैं, तो ये तुरंत उछल के सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में चला जाता है, जो कि एनर्जी स्टेट की बात करता है। ठीक है, तो इसमें इनडायरेक्टली छिपा हुआ एनर्जी वाला कंसीडरेशन भी है, पर उसे खोल के इंथैल्पी को हम लोग आगे दिखाएंगे, जो सेकेंड लॉ होता है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से इंट्रॉपी इन बायोलॉजी। अब हम लोग आते हैं स्लाइड के अनुरूप। ऑर्डर कैन बी प्रोड्यूस्ड विथ एन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो जब एनर्जी दे दिया तो ऑर्डर्ड हो गया, मैंने एनर्जी बाहर निकला तो उसका डिसऑर्डर कम हुआ, मैंने ऑर्डर्ड हो गया। एंड द ऑर्डर एसोसिएटेड विथ लाइफ ऑन अर्थ इज प्रोड्यूस्ड विथ द एड ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन। और जो ऑर्डर इस्टेब्लिश हुआ है बायोलॉजिकल सिस्टम में,
यह सन से एनर्जी लेता है, ठीक है ना। यह एक पूरा लिविंग सिस्टम, ईटिंग एंड बीइंग ईटेन, जितना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है एक दूसरे को खा के चलता है, यह प्रोड्यूसर द्वारा जो संश्लेषित एनर्जी है उसी पे। अब प्रोड्यूसर कैसे करता है, तो वो सनलाइट से दिया देता है। तो यह जो बायोलॉजिकल सिस्टम है इसके अंदर कहाँ से एनर्जी आ रहा है, बाहर से एनर्जी दे रहे हैं। तो यह नॉन स्पॉन्टेनियस है, कुछ भी अपने से नहीं चलेगा। नहीं खाना खाइएगा तो बैठ जाइएगा, ठीक है। अब खाना बनाया कौन है एक्चुअली, तो प्रोड्यूसर बनाया है, और वह ईटिंग एंड बीइंग ईटन प्रोसेस के द्वारा आगे बढ़ते जाता है। तो इस एनर्जी के जो कन्वर्जन होते हैं, उस ट्रांसफॉर्मेशन तो होंगे। एक्चुअली देखिए, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये फर्स्ट लॉ में है जो इंथैल्पी की ओर लेके जाता है। तो इसमें तो यहाँ बायोलॉजिकल सिस्टम की एक सामान्य बात कर रहे हैं। तो इसने एनर्जी सन से लिया, ठीक है, और एनर्जी लेके जो यह यूनिवर्स एक डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है, उससे जब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म नाना प्रकार के बनते हैं तो ये बड़ी ऑर्डर्ड फॉर्म में रहते हैं, और यह ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं, डिसऑर्डर को दूर करते हैं और ऑर्डर में आते हैं एक क्लोज बॉक्स में। और इसका स्रोत जो होता है एनर्जी का वो सन से आता है। अच्छा, नेचर फेवर्स डिसऑर्डर, एक ये भी लाइन कहा गया है। तो नेचर फेवर्स जब डिसऑर्डर, तो इसका मतलब कि एनर्जी इनपुट पुनः एक बार फिर से सुन लीजिए। एनर्जी जब इनपुट हो गया तो डिसऑर्डर बढ़ता है, लेकिन इंडिविजुअल्स जो बायोलॉजिकल सिस्टम है यह ऑर्डर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट यूजेज एनर्जी फ्रॉम द सन in tiny energy factories called chloroplast. Using chlorophyll in a process called photosynthesis, they convert the sun's energy into storable form in ordered sugar molecule. देखिए यहाँ पर ऑर्डरिंग हो रही है, एनर्जी से डिसऑर्डर बढ़ता है, पर उसे केमिकल बॉन्ड में स्टोर करके वह ऑर्डर्ड फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये देखिए, ये कॉन्ट्रास्ट समझिएगा कि बायोलॉजिकल सिस्टम इस प्रकार से अपने अंदर ऑर्डर्ड मेंटेन किए रहता है, ऑर्डर्ड होता है, जबकि एनर्जी जहाँ दिया जाता है वह डिसऑर्डर हो जाता है। पर जब ये एनर्जी कन्वर्ट करके दूसरे फॉर्म में लेता है तो वहाँ पर यह ऑर्डर्ड हो जाता है। तो शुगर के ऑर्डर्ड मॉलिक्यूल के रूप में फोटोसिंथेसिस स्टोर होता है, वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। In this way, carbon and water in a more disordered state are combined to form the more ordered sugar molecule. ठीक है, CO2 और H2O डिसऑर्डर्ड हैं, और जो सन से एनर्जी लिया उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए केमिकल बॉन्ड के रूप में उस एनर्जी को लाके, और यह ऑर्डर्ड फॉर्म में लिविंग सिस्टम हुआ। ठीक है, तो हम लोगों ने प्लांट के केस में देखा। अभी एक एनिमल में देखिए, इन एनिमल सिस्टम देयर आर आल्सो सम स्ट्रक्चर्स विद इन द सेल कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया विच यूजेज द एनर्जी स्टोर्ड इन द शुगर मॉलिक्यूल फ्रॉम फूड टू फॉर्म मोर हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। तो वहाँ पर भी यह लागू हो रहा है। अच्छा, अब देखिए सेकेंड लॉ की बात करी जाए थर्मोडाइनमिक्स की। हमने पहले भी इंट्रॉपी बताने में बताया कि यह उसी से संबंधित है। सेकेंड लॉ में इंट्रॉपी की बात करते हैं। ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ इंट्रॉपी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के लिए क्या कह रहे हैं, लॉ ऑफ इंट्रॉपी। दिस लॉ वाज डेवलप्ड इन 1850 फिजिसिस्ट के द्वारा, रोडोल्फ क्लाउसिस। दिस लॉ स्टेट्स दैट ए सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग ऑलवेज प्रोसीड to a state of maximum disorder or maximum entropy.
लिविंग सिस्टम आर ऑर्डर्ड। अब फिर देखिए लिविंग सिस्टम क्या है, ऑर्डर्ड हैं। वाइल द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ यूनिवर्स इज टू मूव टूवर्ड ए सिस्टम ऑफ डिसऑर्डर विथ अनअवेलेबल एनर्जी, तभी तो सन से एनर्जी ले रहा है, तो डिसऑर्डर की ओर भाग रहा है। पर यह जुदा बात है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म अपने अंदर मालिक्यूल को अपने स्वयं में यह ऑर्डर्ड हो जाते हैं, और इसका कारण ये है कि उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके बॉन्ड में करके रखते हैं, तो इस प्रकार से यह ऑर्डर हो सकता है बायोलॉजिकल सिस्टम। देखिए सेकेंड लॉ इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। यह एंट्रोपी का जो कंसिडरेशन होता है उस रिएक्शन के डायरेक्शन को बताता है। ऑल रिएक्शन प्रोसीड इन ए डायरेक्शन विथ इंक्रीज इन एंट्रोपी एंड डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, या जनरल रूल। सेकेंड लॉ, वाई एंट्रोपी इज इम्पॉर्टेंट, सेकेंड लॉ इज एन इम्पॉर्टेंट, इसको कहा जाता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को लॉ ऑफ एंट्रोपी भी कहा जाता है। तो सेकेंड लॉ इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ऑल रिएक्शन प्रोसीड्स इन ए डायरेक्शन विथ इंक्रीज इन एंट्रोपी एंड डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। द वर्ड इंट्रोपी यह ग्रीक शब्द से आया, इसका मतलब चेंज होता है। इज ए मीजर ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन। The term is used as a general index of the molecular disorder associated with energy degradation. Second law implies that the entropy of the universe is increasing because energy conversion are not 100% efficient. That is, some heat is always being released. Second law also implies that in a particular system becomes more order, its surrounding become more disorder. क्योंकि हीट के रूप में जब वह रिलीज कर, भाई सन का एनर्जी आया तो वो एनर्जी प्लांट के अंदर ही थोड़े रह गया, वो तो थोड़े समय के लिए रहा, फिर प्लांट भी अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहा है, एनिमल उसे खा लिया, एनिमल के अंदर भी नहीं रहा, वह भी रेस्पायर कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, मसल मूवमेंट कर रहा है। तो ये सब 100% एफिशिएंट कन्वर्जन नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि थोड़ा हीट उसमें बाहर निकलता है, और जब हीट बाहर निकलता है तो वह यूनिवर्स में चला जाता है। तो यह माना जा रहा है कि यूनिवर्स इज एनर्जी डेफिशिएंट, दैट ए पर्टिकुलर सिस्टम बिकम्स मोर ऑर्डर। अब फिर भी इस अनऑर्डर्ड सिस्टम के अंदर ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने ऑर्डर में आ जाते हैं और थोड़ा हीट बाहर कर देते हैं। तो जब हीट के रूप में बाहर आता है एनर्जी अपने सराउंडिंग्स में, तो वहाँ का डिसऑर्डर बढ़ा देता है। यहाँ ये कहने का तात्पर्य है कि अपने तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्डर्ड हो जाता है मालिक्यूल उसके अंदर, और चूँकि 100% एफिशिएंट कन्वर्जन नहीं होता है तो उसमें कुछ हीट के रूप में भी लॉस्ट होता है एनर्जी, और वह हीट अपने सराउंडिंग्स या इन्वायरमेंट में चला जाता है जहाँ का डिसऑर्डर वह बढ़ा देता है। Entropy is equal to unavailable energy or molecular disorder. Entropy is capacity factor for thermal energy. It is function of a state. It is function of degree of disorder in the system. Entropy tends to increase equal to a change to a more disordered state at a molecular level. No process is 100% efficient. High S value, हाई डिग्री ऑफ डिसऑर्डर इन ए सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर दो कॉलम देके एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन और उनके विभिन्न पैरामीटर्स को दिखाया गया है कि उनमें कैसा रहेगा, जिसमें पहला ही डेल जी है, गिब्स एनर्जी, इससे नहीं कोई मतलब है, डेल एच। तो इस प्रकार से ये उसके कुछ स्पॉन्टेनिटी, नॉन स्पॉन्टेनिटी, मूवमेंट टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, मूवमेंट्स अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम। चूँकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बायोकेमिकल रिएक्शंस पे लागू होते हैं, इसलिए इनके विभिन्न पैरामीटर्स को यहाँ पर शो करने का प्रयास किया गया है। A tree converts disorder to order with a little help from sun। फिर देखिए ट्री क्या है, लिविंग सिस्टम है।
और थोड़ा एनर्जी लिया सन से और अपने आप हो गया ऑर्डर में, और अपने बाहर के इन्वायरमेंट को, अपना डिसऑर्डर को ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया और बाहर के सिस्टम को डिसऑर्डर कर दिया। एनर्जी का ये मूवमेंट है हीट के तौर पे जो निकला। द कंसेप्ट ऑफ इंट्रॉपी एंड सेकेंड लॉ ऑफ thermodynamics suggest that system naturally progress from a order to disorder. If so, how do biological systems develop and maintain such a high degree of order? Is this a violation of the second law of thermodynamics? Order can be produced with an expenditure of energy, and order associated with life on earth is produced with the aid of energy from the sun, and the raw material for the nutrients for life on earth are just carbon dioxide and water. The mechanism of advanced plant and animal life add nitrogen, phosphorus and sulfur, with most of life operational mechanism accomplished with the elements summarized in the The building material are in a highly disordered state, gas, liquid, vapor. The tree takes carbon dioxide from the air, water from the earth, as well as a small amount from water vapor in the air. From this disordered beginning, it produces highly ordered and highly constrained sugar molecule like glucose. The radiant energy from the sun get transferred to the bond energy, chemical bond के रूप में उसमें स्टोर किया, of the carbon and other atom in the glucose molecule. In addition to make the sugar, the plant also releases oxygen, which is essential for animal life. The leaves uses the energy from the sun in tiny energy factories called chloroplast. Using chlorophyll in the process called photosynthesis, they convert the sun's energy into storable form of ordered sugar molecules. As an example and scope of this process, consider the mature maple tree. 500 pounds of green leaves employed in the process of photosynthesis. Having a leaf surface area 100 square meter, it is capable of making 2 tons of sugar. The process, अब उसका बायो एनर्जेटिक से बताने का प्रयास कर रहे हैं। सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन के संदर्भ में जिसकी चर्चा कर दी गई है, और उसी चीज़ को यहाँ फोटो से डायग्राम से दिखाया जा रहा है। अब देखिए, थोड़ी सी बात हो जाए कंसेप्ट ऑफ इंथाल्पी पे। हालांकि एनर्जी के कंसीडरेशन वहाँ से लगातार चलते रहें। इंथाल्पी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से एसोसिएटेड है। क्यों फर्स्ट लॉ से एसोसिएटेड है? कि इसमें एनर्जी बार बार हम लोग करेंगे, और फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एनर्जी इज कंजर्व्ड, इट इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन चेंज द फॉर्म। तो एनर्जी कंजर्व्ड होता है, ये न तो प्रोड्यूस किया जा सकता है और न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब देखिए, इंथाल्पी इज डिफाइंड एज द चेंज इन हीट कंटेंट और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए सिस्टम। द चेंज इन इंथाल्पी इज गिवन बाय डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी एंड डेल वी, प्रेशर और वॉल्यूम। अब आइए देखिए, इनके सारे जो चीज़ है इनको डिटेल रखने की कोशिश किया जाए तो वेयर डेल यू इज इंटरनल एनर्जी चेंज और P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, डेल U इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इक्वल टू द हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो डेल U इज इक्वल टू Q माइनस W, वेयर Q इज हीट एडेड टू द सिस्टम एंड W इज वर्क डन बाय द सिस्टम। तो इंट्रॉपी और इंथाल्पी, अब देखिए, जब स्पॉन्टेनिटी की बात की जाती है तो इन कंसेप्ट में कुछ कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं, और उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी का जो जब कंसेप्ट आया तब इन तीनों चीज़ को वो कंबाइंड, इन दोनों चीज़ों को, इंट्रॉपी और इंथाल्पी को कंबाइंड करते हुए अनेक जो एक्सेप्शंस दिख रहे थे उसे भी एक्सप्लेन करने में वह सक्षम हुआ, और that is the matter of the another class. Thank you.
आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।